जय हिंद दोस्तों। आईएएस की तैयारी में आपका स्वागत है। आज हम पॉलिटी के 10 एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। शुरू करते हैं। फर्स्ट एमसीक्यू है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ट्रिब्यूनल्स। फर्स्ट, द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल CAT exercises original jurisdiction in relation to recruitment and all services matter of the all public servants. Second, the chairman of CAT hold office for a term of 5 years or until they attain the age of 65 years. We have to identify the correct statement. One only, two only, both one and two, neither one nor two. So correct answer for this question would be two only. क्योंकि जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है वो ऑल सर्विस मैटर ऑफ ऑल पब्लिक सर्वेंट से रिलेटेड नहीं है, सिर्फ उन्हीं से रिलेटेड है जो इसके अंदर सर्विसेज कवर की जाती है और इसमें कुछ एक्सक्लूजन भी हैं। आइए इसमें CAT के बारे में देखते हैं। CAT आपका ओरिजिनली जो है कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं था। इसको आपका 42nd जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था 1976 में, उसमें आपके कॉन्स्टिट्यूशन में 14A पार्ट ऐड किया गया था और इस पार्ट को नाम दिया गया था ट्रिब्यूनल्स। ठीक है, और इस पार्ट के अंदर दो आर्टिकल ऐड किए गए थे, 323A एंड 323B। 323A जो आर्टिकल था आपका, वो आपका एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल से डील करता है और 323B आपका अदर ट्रिब्यूनल्स फॉर अदर मैटर से डील करता है। अब बात करते हैं सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल की यानी CAT की। तो इसको सेटअप किया था 1985 में। ठीक है, और इसकी प्रिंसिपल बेंच दिल्ली में है और एडिशनल बेंचेस अदर स्टेट्स में हैं। ठीक है, CAT एक मल्टी मेंबर बॉडी है, बहुसदस्य बॉडी है, जिसमें चेयरमैन और मेंबर होते हैं। अब चेयरमैन जो आपका है, दोनों का चेयरमैन और मेंबर दोनों का कार्यकाल, मैक्सिमम कार्यकाल 5 साल का रहता है, परंतु एज अलग अलग है। चेयरमैन के केस में जो मैक्सिमम एज है वो 65 ईयर है और मेंबर्स के केस में जो मैक्सिमम एज है वो 62 ईयर्स है। तो क्वेश्चन में आपका चेयरमैन का आपको कार्यकाल दिया गया था जो कि 5 ईयर या 65 ईयर है। दैट्स वाई दिस स्टेटमेंट इज राइट। आगे देखते हैं, CAT का जो ओरिजिनल जुरिडिक्शन है वो आपका रिगार्डिंग रिलेशन टू रिक्रूटमेंट एंड ऑल सर्विस मैटर ऑफ पब्लिक सर्वेंट्स कवर्ड बाय इट। ठीक है, तो जो जो इसके क्षेत्र अधिकार के अंतर्गत आती हैं, सारी नहीं। ठीक है, इसके जुरिडिक्शन जो है ऑल इंडिया सर्विसेज, सेंट्रल सिविल सर्विसेज, सिविल पोस्ट अंडर द सेंटर एंड सिविलियन एम्प्लॉय ऑफ डिफेंस सर्विस को कवर करता है, परंतु कुछ एक्सेप्शन भी हैं। इसीलिए जो है आपका फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि उसमें लिखा गया था कि ऑल सर्विसेज। ठीक है, तो एक्सेप्शन क्या है? द मेंबर ऑफ द डिफेंस फोर्सेज, ऑफिसर एंड सर्वेंट्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड द सेक्रेटेरिएट स्टाफ ऑफ पार्लियामेंट आर नॉट कवर्ड बाय इट। इसलिए आपका बी स्टेटमेंट राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू द डीलिमिटेशन एक्ट, परिसीमन अधिनियम 2002, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? फर्स्ट, Article 82 and 170 of the Constitution of India provide for readjustment and division of each state into territorial constituency on the basis of 1971 census. Second, Article 330 and 332 of the Constitution of India provide for refixing the number of seats reserved for the scheduled caste and scheduled tribe in the House of People and Legislative Assemblies of the states on the basis of 2001 census. We have to identify the correct statement. One only, two only, both one and two, neither one nor two. तो करेक्ट स्टेटमेंट है टू ओनली, क्योंकि आपका जो आर्टिकल 82 एंड 170 है वो उसमें जो आपका बेसिकली डिवीज़न है, जो डिवीज़न एंड रीएडजस्टमेंट है किसका? टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज का। वो किसके आधार पे है? वो 2001 के सेंसस के आधार पे है, ना कि 1971 के सेंसस के आधार पे। ठीक है, तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे भी 2001 के सेंसस के आधार पे है जो डिवीज़न है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इंडियन प्रेसिडेंट इज प्रोवाइडेड विद एब्सोल्यूट वीटो, सस्पेंशन वीटो एंड पॉकेट वीटो। सेकंड, आर्टिकल 111 of the Indian Constitution elaborates upon the President's alternatives when a bill is presented for him for his assent. We have to identify the correct statement. One only, two only, both one and two, neither one nor two. तो इसका जो करेक्ट आंसर है बोथ वन एंड टू।
ठीक है। वीटो पावर की, प्रेसिडेंट की वीटो पावर के बारे में अगर हम कुछ जानना चाहें तो आपका एक बिल जब पार्लियामेंट के द्वारा पास किया जाता है, उसके बाद जब उसे प्रेसिडेंट की एसेंट मिल जाती है, उसके बाद वो आपका एक एक्ट बनता है। ठीक है। अब पार्लियामेंट में बिल पास होने के बाद जब प्रेसिडेंट के पास वो एसेंट के लिए आता है, तो प्रेसिडेंट के पास अंडर द आर्टिकल 111 तीन ऑप्शन होते हैं। या तो वो उस बिल को अपनी एसेंट दे सकता है, ठीक है, या वो अपनी एसेंट या सहमति विदहोल्ड कर सकता है, ठीक है, और या वो बिल को पुनर्विचार के लिए वापस लौटा सकता है। परंतु ये ध्यान रखिएगा कि वापस लौटाने, अगर वो मनी बिल है तो प्रेसिडेंट को उसको अप्रूव करना ही होगा, वो वापस नहीं लौटा सकता पुनर्विचार के लिए, रिकंसिडरेशन के लिए। और लेट से मान लेते हैं कि ऑर्डिनरी बिल को प्रेसिडेंट ने पुनर्विचार के लिए पार्लियामेंट को वापस लौटा दिया है, परंतु अगर पार्लियामेंट फिर से उसे पास कर दे, चाहे कुछ अमेंडमेंट करके या कुछ अमेंडमेंट ना करते, तो प्रेसिडेंट को उस बिल को एसेंट देना अनिवार्य है। ठीक है। अब बात करते हैं वीटो पावर की। तो वीटो पावर जो है एक एग्जीक्यूटिव पावर है, और आधुनिक राज्यों में इसका प्रयोग किया जाता है। वीटो पावर चार प्रकार की होती है: एब्सोल्यूट वीटो, क्वालिफाइड वीटो, सस्पेंशन वीटो, पॉकेट वीटो। एब्सोल्यूट वीटो में क्या होता है कि प्रेसिडेंट जो है अपनी जो एसेंट है वो विदहोल्ड कर लेता है, ठीक है। और क्वालिफाइड वीटो क्या होती है? क्वालिफाइड वीटो को लेजिस्लेटर यानी विधान विधान विधायिका द्वारा रद्द किया जा सकता है विद अ हायर मेजोरिटी। और सस्पेंशन वीटो क्या होता है कि विधायिका द्वारा एक ऑर्डिनरी में साधारण बहुमत के आधार पर इसको रद्द किया जा सकता है। पॉकेट वीटो में क्या होता है कि जैसे एब्सोल्यूट वीटो में तो विदहोल्ड कर लिया, परंतु पॉकेट वीटो में क्या है कि कोई एक्शन नहीं लिया गया उसके ऊपर जो बिल पास किया गया था लेजिस्लेचर के द्वारा। तो इन चार वीटो में से हमारे जो भारत के राष्ट्रपति हैं उनके पास तीन वीटो है। कौन कौन सी? एब्सोल्यूट वीटो, सस्पेंसिव वीटो एंड पॉकेट वीटो। क्वालिफाइड वीटो हम भारत के राष्ट्रपति के पास नहीं है, ठीक है। ये पावर अमेरिका के राष्ट्रपति के पास है, तो इसीलिए आपके दोनों स्टेटमेंट राइट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Consider the following statement: a person who is a member of either house of the parliament can be appointed as prime minister. Second, prime minister hold office during the pleasure of the president. We have to identify the correct statement: one only, two only, both one and two, neither one nor two. तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी, दैट इज बोथ वन एंड टू। कॉन्स्टिट्यूशन में अगर हम प्राइम मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी स्पेसिफिक प्रोसीजर नहीं बताया गया है कि इस प्रकार से प्रेसिडेंट का अपॉइंटमेंट होगा। उसमें सिर्फ आर्टिकल 75 ये कहता है कि प्राइम मिनिस्टर को राष्ट्रपति द्वारा अपॉइंट किया जाएगा, ठीक है। तो संविधान में सिर्फ इतनी बात लिखी हुई है। 1997 में क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक पर्सन जो किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, ठीक है, अभी वो किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, चाहे वो राज्यसभा हो चाहे वो लोकसभा हो, तो उसको आप प्राइम मिनिस्टर बना सकते हो, परंतु 6 महीने तक, ठीक है। और इन 6 महीनों में उसे क्या करना होगा? किसी भी दोनों में से किसी भी सदन का एक सदस्य बनना होगा। अगर वो ऐसा करने में असमर्थ हो जाते हैं तो वो उनको प्राइम मिनिस्टर पोस्ट से रिज़ाइन करना पड़ेगा या वो एलिजिबल नहीं रहेंगे, ठीक है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा गया है, परंतु ये आपकी प्रथा है जो फॉलो की जाती है, और सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय दिया गया था, ठीक है। और अब कॉन्स्टिट्यूशनली अब जैसे कि हमने डिस्कस किया कि प्रधानमंत्री दोनों सदनों में से किसी भी एक सदन में उसे हो सकते हैं, ठीक है। जैसे कि कुछ एग्जांपल यहाँ दिए हुए हैं कि जो हमारे प्रधानमंत्री हैं पूर्व, वो आपके राज्यसभा में थे, जैसे इंदिरा गांधी जी 1966, देवगौड़ा जी 1996, मनमोहन सिंह जी 2004, जो आपके राज्यसभा से मेंबर थे और प्रधानमंत्री चुने गए थे। परंतु अगर हम ब्रिटेन की बात करें तो वहाँ पे इस प्रकार का नियम नहीं है। वहाँ पे आपको अगर आपको प्रधानमंत्री बनना है तो आपको लोअर हाउस का मेंबर होना अनिवार्य है, ठीक है। अब जो टर्म ऑफ प्राइम मिनिस्टर है, जो सेकंड ऑप्शन में दिया गया था कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पद धारण करते हैं, वो भी आपका राष्ट्रपति के प्लेजर पे होल्ड करता है। परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि आप राष्ट्रपति किसी भी टाइम प्राइम मिनिस्टर को हटा सकते हैं, ठीक है। जब तक प्रधानमंत्री के पास लोकसभा में आपकी मेजोरिटी है, उनको राष्ट्रपति के द्वारा हटाया नहीं जा सकता है, ठीक है। परंतु अगर वो अविश्वास
खो देते हैं राज्यसभा लोकसभा में, तो उनको अपने पद से रिज़ाइन करना होगा या प्रेसिडेंट उनको डिसमिस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पावर ऑफ द प्रेसिडेंट रिगार्डिंग द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफ शेड्यूल एरियाज एंड ट्राइबल एरियाज आर लेजिस्लेटिव इन नेचर। Second, the nominal head of India, President, can discharge the executive function related to the appointment of interstate council. We have to identify the correct statement, one only, two only, both one and two, neither one nor two. तो करेक्ट आंसर है इसका टू ओनली, क्योंकि जो आपकी प्रेसिडेंट की पावर होती है अनुसूचित जाति और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के संदर्भ में, वो आपकी लेजिस्लेटिव नहीं होती है, वो आपकी एग्जीक्यूटिव होती है। ठीक है, तो हम राष्ट्रपति के कुछ एग्जीक्यूटिव पावर्स को अगर डिस्कस करना चाहें तो भारत के राष्ट्रपति की निम्नलिखित एग्जीक्यूटिव पावर है। सबसे पहले कि जो भी एग्जीक्यूटिव एक्शन है भारत सरकार द्वारा लिए जाते हैं वो राष्ट्रपति के नाम पे किए जाते हैं। ठीक है, सेकंड है कि राष्ट्रपति इन ये जो प्रक्रियाएं हैं, ऑर्डर्स होते हैं या जो इंस्ट्रूमेंट आपके एग्जीक्यूशन के लिए चलाए जाते हैं, तो इनमें कुछ चेंजेस बना के रूल्स डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, थर्ड एग्जीक्यूटिव फंक्शन है कि राष्ट्रपति आपके अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया कि प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं और उनकी सलाह पर दूसरे मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं, तो दे होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग देयर प्लेजर, यानी वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं। उसके अलावा राष्ट्रपति अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का भी अपॉइंटमेंट करते हैं और उनका रेम्युनरेशन भी डिसाइड करते हैं। ठीक है, और अटॉर्नी जनरल अटॉर्नी जनरल जो होते हैं आपके, वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं। इसके अलावा राष्ट्रपति कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, कैग, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ यूपीएससी, गवर्नर ऑफ स्टेट, द चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ फाइनेंस कमीशन, इनका भी अपॉइंटमेंट करते हैं। और वो जो आपका सेकंड ऑप्शन में था, ही कैन अपॉइंट एन इंटर स्टेट काउंसिल, अंतर्राज्यीय परिषद, टू प्रमोट सेंटर स्टेट या इंटर स्टेट कोऑपरेशन। ठीक है, सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने के लिए। और जो यूनियन टेरिटरीज हैं उनका वो प्रशासन डायरेक्टली भी कर सकते हैं और या प्रशासक के थ्रू भी किया जा सकता है। ठीक है, और प्रेसिडेंट किसी भी एरिया को शेड्यूल एरिया डिक्लेयर कर सकते हैं और उनके पास शक्ति होती है क्या किस चीज़ की प्रशासन करने की, किन को, शेड्यूल एरियाज एंड ट्राइबल एरियाज को। तो ये सब थी राष्ट्रपति की एग्जीक्यूटिव पावर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग पब्लिक सर्विसेज। Part 14 of the Constitution contain provision with regard to all India services, central services and state services. Second statement, the upper limit for promotion of officer employed in the state services to IS, IPS and IFS is 33.33% of the number of senior posts. We have to identify the correct statement. One only, two only, both one and two, neither one nor two. तो सही जवाब है both one and two. तो दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। आपकी जो पार्ट 14 है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें आर्टिकल 308 से 314 में आपका बेसिकली ऑल इंडिया सर्विसेज, सेंट्रल सर्विसेज और स्टेट सर्विस के वेरियस प्रोविज़न दिए गए हैं, जिसमें से एक प्रोविज़न आपका ये है कि जो ऑल इंडिया सर्विसेज एक्ट के 1951 के अकॉर्डिंग जो वरिष्ठ पदों भरे जाने हैं वो आपके 33% जो हैं IS, IPS एंड IFS के जो पद हैं वो आपके स्टेट सर्विसेज से भरे जाएंगे थ्रू प्रमोशन। ठीक है, और ये प्रमोशन देगा कौन? ये प्रमोशन एक रिकमेंडेड किए जाएंगे एक सिलेक्शन कमेटी के आधार पर, और सच जो इस प्रकार की सिलेक्शन कमेटी होगी उसको चेयरमैन या UPSC के मेंबर के द्वारा डिसाइड किया जाएगा। नेक्स्ट MCQ है, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर। ये म्यूनिसिपैलिटीज़ हैं और ये किसके लिए है वो दिया गया है। फर्स्ट, नगर पंचायत, स्मॉलर अर्बन एरिया। सेकंड, म्यूनिसिपल काउंसिल, ट्रांजिशनल एरिया फ्रॉम रूरल टू अर्बन। थर्ड, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, लार्जर अर्बन एरिया। तो वी हैव टू आइडेंटिफाई द करेक्टली मैच्ड, वन एंड टू ओनली, टू एंड थ्री ओनली, थ्री ओनली, वन, टू एंड थ्री। तो करेक्ट आंसर है थ्री ओनली, क्योंकि जो नगर पंचायत है आपकी वो ट्रांजिशनल एरिया बेसिकली होता है रूरल और अर्बन के बीच में, और जो म्यूनिसिपल काउंसिल है वो स्मॉलर अर्बन एरिया होता है, इसीलिए आपका सी स्टेटमेंट राइट है। ठीक है, तो ये जैसा कि आप जानते हैं कि 74th अमेंडमेंट जो 1992 में लाया गया था उसमें आपका म्यूनिसिपल नगर पालिका को ऐड किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में, और इस तरह से इनका डिवीज़न किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू हाई कोर्ट्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। दिल्ली एंड पुडुचेरी आर द ओनली यूनियन टेरिटरीज दैट हैव अ हाई कोर्ट ऑफ देयर ओन।
Second statement, the Chief Justice is appointed by the President after consultation with the Chief Justice of India only. We have to identify the correct statement. One only, two only, both one and two, neither one nor two. तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है नाइदर वन नॉर टू, क्योंकि सिर्फ दिल्ली का अपना उच्च न्यायालय है। पुडुचेरी बेसिकली मद्रास के उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। ठीक है, और चीफ जस्टिस जो का अपॉइंटमेंट है वो प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है विद द कंसल्टेशन ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, बट ओनली नहीं है, और इसके साथ आ जाएगा आपका गवर्नर ऑफ द रिस्पेक्टिव स्टेट। ठीक है, तो इसीलिए आपका दोनों स्टेटमेंट गलत हैं। तो अभी प्रेजेंट में हमारे पास 24 हाई कोर्ट हैं पूरे भारत में, जिनमें से 4 जो है कॉमन हाई कोर्ट हैं। ठीक है, और दिल्ली एक अकेला ऐसा यूनियन टेरिटरी है जिसका अपना हाई कोर्ट है सिंस 1966। ठीक है, और दूसरे यूनियन टेरिटरीज बेसिकली डिफरेंट स्टेट के साथ उनका हाई कोर्ट शेयर करते हैं। जैसे पुडुचेरी ऑप्शन में गिवन था, तो वो आपका चेन्नई हाई कोर्ट के साथ अपना उच्च न्यायालय क्षेत्राधिकार शेयर करता है। अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस की बात करें अगर उच्च न्यायालय में, तो जजेस को प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है, और चीफ जस्टिस को अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा with the consultation of Chief Justice of India and the Governor of the state concerned, not Chief Justice of India only। ठीक है, जो क्वेश्चन सेकंड स्टेटमेंट में गिवन था आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? 69th Constitutional Amendment Act of 1991 provided a special status to the Union Territory of Delhi. Second, the strength of the Council of Ministers of Delhi is fixed at 15% of the total strength of the Assembly. Third, the administrator of Dadar and Nagar Haveli is concurrently the administrator of Daman and Diu. We have to identify the correct statement. 1 and 2 only, 1 and 3 only, 2 and 3 only, 1, 2 and 3। तो करेक्ट आंसर है आपका 1 and 3 only, क्योंकि जो दिल्ली की आपकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की स्ट्रेंथ है वो 15% नहीं है, वो 10% ऑफ द टोटल असेंबली सीट्स है। ठीक है, इसीलिए आपका 20 ऑप्शन राइट है। तो अगर दिल्ली की बात करें तो 69 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो 1991 में आया था, उसने दिल्ली को आपका स्पेशल स्टेटस दिया था यूनियन यूटी का, और इसको रीज डेजिग्नेट किया गया नेशनल कैपिटल ऑफ दिल्ली की तरह। ठीक है, इसमें क्या प्रोविज़न किया गया था कि इसमें एक प्रशासक होगा दिल्ली का जिसको लेफ्टिनेंट गवर्नर कहा जाएगा, और इसने एक लेजिस्लेटिव असेंबली एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के साथ बनाई थी। ठीक है, और जो स्ट्रेंथ ऑफ काउंसिल मिनिस्टर जैसे हमने डिस्कस किया वो 10% रहेगी टोटल असेंबली सीट्स की। तो दिल्ली में आपकी जैसे 70 सीट है तो 70 का 10% 7, जिसमें आपका चीफ मिनिस्टर वेरी इंपॉर्टेंट भी इंक्लूडेड होगा। ठीक है, और दादर और नगर हवेली और दमन एंड दीव का एडमिनिस्ट्रेटिव सेम है, और लक्षद्वीप का जहाँ अलग एडमिनिस्ट्रेटर है, और जो चंडीगढ़ है उसका जो गवर्नर एडमिनिस्ट्रेटर है वो गवर्नर ऑफ पंजाब ही है। Last MCQ है, with reference to original jurisdiction of Supreme Court, consider the following statement. The dispute must not involve a question of political nature. Second, no suit by a private citizen against the center or state can be entertained before the Supreme Court. We have to identify the correct statement. One only, two only, both one and two, neither one nor two। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही है रिगार्डिंग द ओरिजिनल जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।